हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डेटा इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम किस तरह से हम अपने डेटा को एक्यूरेट रख पाते हैं और किस तरह से यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं कि वह डिज़ायर्ड डेटा को ही इनपुट कर पाए, जो एक्यूरेट डेटा है उसी को वह इनपुट कर पाए। हमारा डेटाबेस एक्यूरेट और रिलायबल बना रहे। या आसान शब्दों में अगर हम कहें कि हमारा डेटा जो है वो शुद्ध बना रहे हैं। दोस्तों, डेटाबेस में जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा इंटीग्रिटी को एंश्योर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा इंटीग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि हमारा डेटा जो है वो इनकरेक्ट स्टेट में आ सकता है। करेक्टनेस है उसकी, वो उसकी प्रभावित हो सकती है। तो डेटा इंटीग्रिटी को ट्रांजैक्शन के दौरान इंश्योर करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शन क्या होता है और कैसे ट्रांजैक्शन जो है वो इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है, डेटा की करेक्टनेस को प्रभावित करता है। हमारा डेटा कैसे, जो रिलायबिलिटी है उस डेटा की, वो उससे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को हमने बड़े आसान शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। ए ट्रांजैक्शन in a database is a sequence of one or more database operations such as read, write, insert, delete or update that are treated as a single logical unit। कहने का मतलब क्या है कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो जो परफॉर्म होता है तो उसके अंदर हो सकता है वो कई सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस का सीक्वेंस हो, पर वो सारे के सारे ऑपरेशंस एज अ होल एक सिंगल यूनिट की तरह डेटाबेस को इफेक्ट करते हो। अब इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रांजैक्शन है क्या। तो सपोज करो कि किसी बैंक के दो अकाउंट होल्डर हैं, एक है ये अश्विन और एक है अक्षत। दोनों के पास 1000 रुपये उनके अकाउंट के अंदर है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अश्विन जो है वो 500 रुपीज अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। 500 रुपीज अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्या कहा जाएगा कि अश्विन ने 500 रुपये अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर किए, ये एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। पर देखने में हमें ये एक ट्रांजैक्शन लगता है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से डेटाबेस ऑपरेशंस काम करेंगे उनको हम देखते हैं। जब अश्विन अपने अकाउंट से 500 रुपीज़ जो है वो अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, तो अश्विन के एंड पे जो है सिस्टम जो है वो पहले चेक करेगा कि इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो पहले वो करेगा रीड करने के बाद उससे पता चलेगा कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है कि वो 500 रुपीज़ ट्रांसफर कर सकता है। रीड करने के बाद वो उस अकाउंट से 500 को डेबिट कर देगा। डेबिट करने के बाद वो अक्षत के एंड पर फिर से चेक करेगा कि उसके पास पहले कितने रुपये हैं। तो वो चेक करेगा, रीड करेगा, पहले उसके पास बैलेंस है 1000 रुपी। अब रीड करने के बाद जो 500 रुपीज़ अश्विन ने अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं उसको वो ऐड कर देगा। तो अब उसके पास हो जाएंगे 1500 रुपीज़। तो जब एक बार जब ट्रांजेक्शन जो अकाउंट ट्रांसफर जो हुआ है वो होने के बाद में वो फिर से ऑपरेशन होगा और राइट करेगा नई वैल्यू को, जो है 1500 रुपीज़।
और अश्विन के एंड पर भी वो सिस्टम राइट करेगा नई वैल्यू को, जो है 500 रुपीज़। और आपने देखा, देखने में ये एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसके पीछे जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है, रीड, डिडक्ट, पहले हुआ रीड, फिर ये डेबिट हुआ, यहाँ पर भी रीड हुआ और फिर उसमें क्रेडिट हुआ, उसके बाद राइट हुआ और राइट हुआ। ये रीड और राइट और जो ऑपरेशंस का जो कॉम्बिनेशन है, एक सीक्वेंस जो है, इस पूरे सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट यूनिट है। सारे के सारे जो ऑपरेशन बिहाइंड द सीन हुए हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन एक यूनिट की तरह ही काम करें, क्योंकि उनका पूरा उद्देश्य क्या था ऑपरेशन का, कि 500 रुपीज़ को अश्विन के अकाउंट से अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो ये था ट्रांजेक्शन। अब हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होता है, तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने से डेटाबेस की इंटीग्रिटी कैसे प्रभावित हो सकती है। तो कई तरीके हैं, कई ऐसे सिनारियोज हैं जब ट्रांजेक्शन के दौरान डेटाबेस की इंटीग्रिटी है, उसकी करेक्टनेस है, उसकी विश्वसनीयता है, वो इफेक्टेड हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए ही जो एसेट प्रॉपर्टी को डेटाबेस फॉलो करता है। डेटाबेस जो है वो ट्रांजैक्शन के दौरान जो समस्या उत्पन्न होती हैं, उनसे बचने के लिए ही एसेट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एसेट प्रॉपर्टी क्या है और कैसे ये ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, हम देखते हैं। पहले समझते हैं कि एसेट का मतलब क्या है। यहाँ पर ए इज स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन और डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एटोमिसिटी के बारे में। तो देखिए, एटोमिसिटी जो वर्ड है, वो वर्ड जो बना हुआ है वो बना है एटम से। एटम से, एटम जो है वो होता है अनडिविजिबल। एटम अनडिविजिबल होता है। जिस तरीके से एटम को, एक परमाणु को फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता, वह आगे डिवाइड नहीं होता, उसी तरीके से जो एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन भी अनडिवाइडेबल होता है। ट्रांजैक्शन को डिवाइड नहीं किया सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो 50% तो एग्जीक्यूट हो जाए और फिर बाकी का 50% जो है वो फेल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन हमेशा 100% जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो 0% भी नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है, ट्रांजैक्शन के बारे में काफ़ी फेमस जो टर्म यूज होती है वो होती है ऑल या फिर नन। या तो ट्रांजैक्शन पूरा परफॉर्म होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं होगा। अब देखते हैं कि एटोमिसिटी, ट्रांजैक्शन के दौरान एटोमिसिटी किस प्रकार से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी को बचा कर रखती है। सपोज कीजिए दो अकाउंट होल्डर है। जो पहले हमने एग्जांपल देखा था वही सेम एग्जांपल है। अश्विन और अक्षत के पास दो अकाउंट है और दोनों अश्विन जो है वो 500 रुपीज़ अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से 500 रुपीज़ ट्रांसफर करने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं। अब अश्विन के एंड पर जो है 500 रुपीज़ यहाँ से डेबिट हो जाते हैं और डेबिट होने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता और ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये ट्रांजैक्शन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू अगर मैनेज हो रहा होता तो क्या स्थिति होती। 500 रुपीज़ जो है वो अश्विन के अकाउंट से तो डेबिट हो गए, लेकिन अक्षत के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो पाए। अब इससे क्या हुआ कि डेटा जो है वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया। डेटा की कंसिस्टेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। कैसे हुई कि पहले
तो अश्विन के अकाउंट से 500 रुपये डेबिट तो हुए, लेकिन वो अक्षत के अकाउंट में क्रिएट होने से पहले ही वो जो है ट्रांजेक्शन फेल हो गया। सपोज नेटवर्क फेल होने की वजह से या किसी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ट्रांजेक्शन जो पूरा परफॉर्म नहीं हो पाया, और उससे पहले ही अश्विन के एंड पे तो 500 रुपये डेबिट हुए, लेकिन अक्षत के अकाउंट में वो क्रिएट नहीं हुए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, फाइल सिस्टम से यहाँ पर जो नया जो अश्विन के अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 500, लेकिन अक्षत के अकाउंट में वो पैसे नहीं पहुंचे, वो पहले वाली स्थिति में ये 1000 रुपये। तो ये जो है, इसी स्थिति को हम इनकंसिस्टेंट स्टेट कहते हैं। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, पहले हम एक बार देखते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी क्या करती है, कंसिस्टेंसी एंश्योर दैट ए ट्रांजेक्शन ब्रिंग द डेटाबेस फ्रॉम ए वैलिड स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि ट्रांजेक्शन से पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति ट्रांजेक्शन के बाद में होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि डेटाबेस जो है ट्रांजेक्शन से पहले तो एक वैलिड स्टेट में था, लेकिन ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद वो एक वैलिड स्टेट में अब नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डेटा की इनकंसिस्टेंसी। अब ये चीज़ कैसे होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने देखा था ये अश्विन जो है उसने 500 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। अब 500 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र किए थे, तो ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ तो उसके अकाउंट से डेबिट हो गए, लेकिन यहाँ पर वो क्रेडिट नहीं हो पाए, ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अब ट्रांजेक्शन फेल की स्थिति में क्या होगा, ट्रांजेक्शन डेटा अब जो इनकंसिस्टेंट हो गया। डेटा इनकंसिस्टेंट कैसे हो गया कि जो बैंक के एंड पर बैंक जब देखेगा ट्रांजेक्शन को, तो पहले की स्थिति क्या थी, अश्विन के अकाउंट में 1000 रुपये और अक्षत के अकाउंट में 1000 रुपये, दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए हुए, 2000 रुपये। लेकिन जब ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ और परफॉर्म होने के बाद में अश्विन के अकाउंट का बैलेंस, नया बैलेंस जो हो गया वो हो गया 500 रुपीज़, लेकिन अक्षत के अकाउंट में जो है वो जो नया बैलेंस है अभी भी वही है 1000 रुपीज़। और इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। अब पहले दोनों का अकाउंट बैलेंस जो था मिला के वो 2000 था। अकाउंट से बैलेंस जब ट्रांसफ़र हुआ है 500 रुपीज़, तो वो अक्षत के अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन वो 500 रुपीज़ वहाँ से डेबिट हो गए पर यहाँ नहीं पहुँचे, और जो नया बैलेंस है अभी की स्थिति जो है वो 1500 रुपये है। तो ये 500 रुपये जो थे वो कहाँ गए, 500 रुपये ट्रांजेक्शन के दौरान खो गए, 500 रुपीज़ जो है वो गायब हो गए। अब ये 500 रुपीज़ का बैंक के पास में कोई हिसाब नहीं है, यही है इनकंसिस्टेंट स्टेट। जबकि क्या ट्रांजेक्शन की कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है कि ट्रांजेक्शन के पहले जो स्टेट थी वही स्टेट ट्रांजेक्शन के बाद में होनी चाहिए, तभी डेटा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी तभी परफॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डेटा जो ट्रांजेक्शन से पहले की स्थिति थी वो थे टोटल अमाउंट दोनों को मिलाकर 2000 रुपये, लेकिन ट्रांजेक्शन से बाद में वो दोनों अकाउंट का जो बैलेंस है कुल मिलाकर वो हो गया 1500 रुपीज़। यानी कि 500 रुपीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो गए। तो ये स्थिति फाइल सिस्टम के अंदर होती है। पर एटोमिसिटी इसको कैसे इंश्योर करती है, एटोमिसिटी में क्या होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो जैसे ही ट्रांजेक्शन यहाँ से परफॉर्म होगा और 500 रुपीज़ यहाँ से जब डेबिट होंगे और यहाँ 500 रुपीज़ क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन उससे पहले ही ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एटोमिसिटी का मैकेनिज्म काम करता है, और वो मैकेनिज्म ये कंफर्म करता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नॉलेज में आता है, ऐसा पता चलता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो पूरा परफॉर्म नहीं हुआ है, तो जैसा कि ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है, एटोमिसिटी की डेफिनेशन है कि ट्रांजेक्शन 100% परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन
100% परफॉर्म होने से पहले ही वो फेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एटोमिसिटी का फंक्शन, एटोमिसिटी के जो कंसेप्ट है वो काम करता है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाएगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे मान लो कभी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो इससे क्या है, डेटा जो है वो वापस से पुरानी स्थिति में आ जाएगा, और अश्विन के बैंक अकाउंट के अंदर जो है 1000 रुपीज हो जाएंगे, और अक्षत के अकाउंट के अंदर भी 1000 रुपये हो जाएंगे, और टोटल जो है वो 2000 रहेगा, और डेटा जो है वो वापस से अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, वैलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो एटोमिसिटी क्या करती है, एटोमिसिटी इंश्योर करती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। अगर किसी भी वजह से, नेटवर्क फेलियर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से, या किसी और फेलियर की वजह से अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले फेल हो जाता है, तो वह पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाता है, और डेटाबेस अपनी पूर्व की स्थिति में वापस पहुंच जाता है। इसी को हम कहते हैं एटोमिसिटी। आइए अब बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कंकरेंसी को समझना होगा। कंकरेंसी क्या चीज है? कंकरेंसी की डेफिनेशन देखते हैं हम। कंकरेंसी इन ए डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, is the ability of the system to allow multiple transaction to execute simultaneously। तो कंकरेंसी का मतलब ये है कि ये फैसिलिटी है, सिस्टम की फैसिलिटी है, जिससे कि सिस्टम में मल्टीपल यूजर जो है वो एक साथ सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एक साथ यूजर जो है कई सारे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शन को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। इसी को हम कंकरेंसी कहते हैं, यानी कि एक ही समय पर कई सारे जो यूजर हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, डेटाबेस पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, सपोज कीजिए कि रेलवे की बुकिंग विंडो पर मैनुअली रेलवे टिकट की बुकिंग हो रही है और यहाँ पर क्यू लगी हुई है। उस क्यू में जो यहाँ पर क्लर्क जो है रेलवे के काउंटर पर, वो एक बार में एक ही व्यक्ति का टिकट काटने के लिए उसके पास कैपेसिटी है। तो लोग जो है क्यू में खड़े हुए हैं, तो ये व्यक्ति एक बार में एक ही पैसेंजर का टिकट कंफर्म कर सकता है, एक ही पैसेंजर को टिकट जो है वो अलॉट कर सकता है। तो दूसरे एंड पर अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो कि मल्टीपल, जैसा आपने देखा होगा रेलवे की जो बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, उसमें हम एक साथ में पूरे इंडिया के अंदर लाखों लोग एक साथ टिकट की बुकिंग करते हैं, और वो सिस्टम जो है वो एक ही साथ में सबको टिकट अलॉट करता है। तो इसी को हम कंकरेंसी कहते हैं, और कंकरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कंकरेंसी जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंकरेंसी से हम सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा पाते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सिस्टम हम जो हमारे पास सीपीयू लगे हुए हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस लगी हैं, उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो हो पाता है। तो कंकरेंसी को अचीव करना एक हर सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी होती है सिस्टम की। बट कंकरेंसी जब होती है तो कंकरेंसी अपने साथ में भी समस्या लेके आती है। कंकरेंसी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर फाइल सिस्टम से मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या होगा। सपोज कीजिए दो अकाउंट होल्डर हैं, अश्विन और अक्षत। अब एक साथ में अश्विन जो है वो यहाँ अक्षत के अकाउंट में 500 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और उसी समय पर एक दूसरा यूजर है जो कि अश्विन के अकाउंट से एटीएम के थ्रू बैलेंस चेक कर रहा है, ठीक है। अब सपोज अश्विन ने 500 रुपीज यहां से ट्रांसफर किए अक्षत के अकाउंट में, तो यहां पर जो बैलेंस है वो -500 हो गया।
और नया बैलेंस जो हो गया वो हो गया 500 रुपीज़। लेकिन तभी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गया। ठीक है, और ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा वापस 1000। लेकिन ठीक उसी समय पर जब ये जो यूज़र है ये बैलेंस चेक कर रहा होगा तो इसे बैलेंस दिखाई देगा 500 रुपीज़। बट ये जो ट्रांजेक्शन है ये फेल हो गया और रोल बैक हो गए, ये वापस से 1000 हो जाएगा। तो इस यूजर को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो ऐसा हमारा डेटा जो है वो, हमारा सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं रहा, क्योंकि उसके अकाउंट में, वहाँ पर अकाउंट में जो रुपए थे वो थे 1000 रुपये, लेकिन इसको दिखाई दिए 500 रुपये। तो ये जब दो यूज़र एक साथ इस सिस्टम पर जब काम कर रहे थे सेम अकाउंट पर, ये जो अश्विन जो है उस अपने अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र कर रहा था और उसी वक्त ये जो यूज़र है वो अश्विन के अकाउंट से बैलेंस को चेक करने की कोशिश कर रहा था एटीएम के थ्रू। तो दोनों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाई दी, डेटा इनकन्सिस्टेंट दिखाई दिया, डेटा की जो रिलायबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ हुई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही दिखाई देनी चाहिए थी। तो ये कंकरेंसी की प्रॉब्लम है। जब एक साथ यूजर जब ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है तो ये इस तरह की दिक्कत आ सकती है। दूसरा एक सिनारियो हम देखने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक बैंक अकाउंट है इस यूजर का, उस यूजर के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और इसी अकाउंट से दो अलग अलग यूजर एटीएम के थ्रू बैलेंस को विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो यूजर है वो 10 रुपये यहाँ से विड्रॉल करता है और ये जो यूजर है ये 20 रुपये विड्रॉल करता है। ये दोनों के दोनों यूजर जो हैं सपोज कीजिए एकदम सेम टाइम पर इसी अकाउंट से विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सिस्टम जब परफॉर्म करेगा ट्रांजेक्शन को, तो दोनों को जो वैल्यू दिखाई देगी, जब वैल्यू रीड करी जाएगी तो इसको भी 100 रुपये दिखाई देंगे जो इनिशियल बैलेंस है, और इसको भी जो इनिशियल बैलेंस जो है वो ये रीड करेगा वो दिखाई देगा 100। और दोनों लोग साथ साथ, ये 10 रुपये का विड्रॉल कर रहा है और ये 20 रुपये का विड्रॉल कर रहा है। अब होगा क्या, जब ये विड्रॉल करेगा तो अकाउंट जो नया अकाउंट जो हो जाएगा, नया अकाउंट बैलेंस हो जाएगा वो 90 रुपये हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसने भी 100 रुपये ही रीड किया है, तो जब ये 20 रुपये विड्रॉ करेगा तो जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 80 रुपीज़। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ कि जब कंकरेंसी जब होती है तो क्या हो सकता है। दोनों लोगों को जो इनिशियल बैलेंस दिखाई दिया इस अकाउंट के अंदर वो 100 रुपये दिखाई दिया, लेकिन दोनों ने साथ साथ जब ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, दोनों ने, इसने 10 रुपये विड्रॉल किए और दूसरे यूजर ने जो है वो 20 रुपये विड्रॉल किए। इसने 10 रुपये विड्रॉल किए तो जो बैलेंस जो है नया बैलेंस 90 रुपये रह जाएगा, और जब इसने 20 रुपये विड्रॉल किए, क्योंकि इसको भी 100 रुपये ही दिखाई दे रहे थे, तो ये जो नया बैलेंस है वो 80 रुपये हो जाएगा। हम ये जो बात डिस्कस कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से मैनेज हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इसके पास फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, जब इसने 10 रुपये निकाल लिए और इसने 20 रुपये निकाल लिए, तो होना क्या चाहिए था, 30 रुपये माइनस होने चाहिए थे और नया बैलेंस होना चाहिए था 70 रुपीज़। बट दोनों ने साथ साथ कंकरेंटली ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया और उसकी वजह से एक एनोमली उत्पन्न हो गई, एक गलत जानकारी उत्पन्न हुई और डेटा की जो हमारा डेटा जो था वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट में पहुँच गया, अनरिलायबल स्टेट में पहुँच गया, जो कि था 80 रुपये। अब जो 80 रुपीज़ जो नया बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस जो है वो गलत बैलेंस है। तो इस जो ट्रांजेक्शन की जो एनोमली है, ट्रांजेक्शन के दौरान कंकरेंटली जब ट्रांजेक्शन पे कई सारे यूजर जब ट्रांजेक्शन करते हैं, इस एनोमली से बचने की, इस तरीके की एनोमली के बचने के लिए, चाहे ये वाली एनोमली हो चाहे ये वाली एनोमली हो, क्योंकि इसको भी गलत बैलेंस दिखाई दिया, इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म होता है। आइसोलेशन के मैकेनिज्म में क्या होता है कि
जब डेटाबेस जो होता है वो जब एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म, जब तक वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन, तब तक दूसरे ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन 2 को, ये ट्रांजैक्शन T1 जो है जब तक कंप्लीट परफॉर्म नहीं होगा ट्रांजैक्शन T2 को ये होल्ड पर डाल कर रखेगा। यानी कि जब तक ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगा तब तक ये ट्रांजैक्शन जो है वो होल्ड पर रहेगा। ये काफ़ी फास्ट होता है, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये कब हुआ। आपको लगेगा ऐसा ही, यूज़र को लगेगा ऐसा ही कि वह ट्रांजैक्शन जब कर रहा है तो वह अकेला ट्रांजैक्शन कर रहा है। उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जिस जिस सिस्टम के ऊपर, जिस डेटाबेस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है वहाँ कोई हज़ारों लोग या लाखों लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उसको लगेगा वो अकेले ही कर रहा है। क्योंकि उसके पीछे डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा होता है। तो वो कई सारे ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2, तो जब तक ट्रांजैक्शन 1 अगर पहले आया है तो इसको पहले परफॉर्म करेगा और ट्रांजैक्शन 2 को जो है वह होल्ड पर डाल देगा। जब ट्रांजैक्शन T1 जब परफॉर्म हो जाएगा तभी वो ट्रांजैक्शन T2 को परफॉर्म होने के लिए अलाउ करेगा। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में जब ये अकाउंट से बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर रहा था और उसी वक्त ये जो है यूज़र बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आइसोलेशन का मैकेनिज्म फॉलो करते हुए पहले इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म होने देगा। तब तक इस ट्रांजैक्शन को, जो बैलेंस देखने की कोशिश कर रहा है, इसको वो होल्ड पर रखेगा। जब ये ट्रांजैक्शन पूरा परफॉर्म हो जाएगा और अगर ये फेल हो गया है तो ये पूरा रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक होने के बाद जब ये ट्रांजैक्शन एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो कंप्लीट हो जाए चाहे वो रोल बैक हो जाए, और ये वापस से अपनी स्टेट में आएगा, तभी इस यूज़र को ये बैलेंस चेक करने की अनुमति देगा। तो ऐसे में इसको जो बैलेंस दिखाई देगा वो इस ट्रांजैक्शन के परफॉर्म होने के बाद दिखाई देगा, और जो कि एक्यूरेट और करेक्ट बैलेंस होगा। इसी आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है वो अगर यहाँ पर परफॉर्म होगा तो ये दोनों लोग एक साथ जब ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो दोनों में से किसी एक ट्रांजैक्शन को पहले परफॉर्म होने देगा, चाहे साथ साथ एक एक मिनट से साथ भी, अगर घड़ी में मिनट में सेकंड देखकर भी अगर ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो आइसोलेशन इस एक्यूरेसी से काम करता है कि पहले दोनों में से किसी एक को परफॉर्म होने की परमिशन देगा और दूसरे को वो होल्ड पर डाल देगा, जिससे कि जब ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, इसने -10 किया तो जो नई वैल्यू बनेगी वो 90 बनेगी और उस नई वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा। तो ये जो बैलेंस है वो 100 से कम होकर 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये T2 को परफॉर्म होने का मौका देगा। जब T2 परफॉर्म होगा तो ये नई वैल्यू रीड करेगा जो कि 90 रुपीज़, और उसके बाद में ये -20 करेगा और नया बैलेंस जो राइट होगा वो होगा 70, और ये 70 बैलेंस जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उसके बाद बैंक में जो नया बैलेंस बनेगा वो होगा 70, और डेटाबेस जो है वो अपनी एक्यूरेट स्टेट में पहुँच जाएगा। तो आइसोलेशन का काम ही है कि जो एक साथ कई सारे जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं कंकरेंटली, कई सारे जो यूजर हैं वो एक साथ डेटाबेस के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कई सारे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वे हर यूज़र को, हर ट्रांजैक्शन को ऐसा एहसास कराता है कि वो अकेला ही काम कर रहा है। और एक साथ कई सारे ट्रांजैक्शन काम करने के बावजूद भी जो डेटा की इंटीग्रिटी है, डेटा की जो एक्यूरेसी है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो बनी रहती है। तो आइसोलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और एक सीरियलाइजेबिलिटी होती है। ये दो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आइसोलेशन को प्राप्त करने की कोशिश करता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इन दोनों ही चीज़ों को, आइसोलेशन की जो चीज़ें हैं, लॉकिंग जो मैकेनिज्म है, वो सारे के सारे, और सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनको डिटेल में हमको पढ़ेंगे इसको, और एकदम ये शब्द जो है देखने में, सुनने में काफ़ी कठिन से लगते हैं, एटोमिसिटी, आइसोलेशन, कंकरेंसी, पर समझने की चीज़ें, अगर एक बार उसको समझेंगे तो हम बिल्कुल इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आइसोलेशन के बाद में
ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी, इट एंश्योर्स दैट वंस ए ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, its chains are permanently stored in database even system crashes, power failure और other catastrophic failure। कहने का मतलब है कि एक बार जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट परफॉर्म हो जाता है, कमिट जो वर्ड है, कमिट वर्ड का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन या तो 100% होगा या वह ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाएगा। तो जब 100% ट्रांजैक्शन जब परफॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं कमिट स्टेट होती है। और अगर वह 100% नहीं हो पाता तो अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट, ये दो स्टेट होती हैं, अबॉर्ट या कमिट। ट्रांजैक्शन जब 100% परफॉर्म होता है तो वो कमिट स्टेट में होता है, और ट्रांजैक्शन अगर बीच रास्ते में 100% कन्फर्म नहीं पता तो उसको हम बोलते हैं अबॉर्ट स्टेटस होती है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाता है, 100% ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद जो चेंजेज आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म होने के बाद जो चेंजेज आते हैं वो परमानेंट होने चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का फेलियर हो, पावर फेलियर हो, सिस्टम क्रैश करे, या कोई भी बड़ी आपदा आ जाती है, कोई भूकंप आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए, तो कोई भी दिक्कत आने पर जो डेटाबेस का जो चेंजेज हैं वो परमानेंट रहना चाहिए। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कंफर्म करता है, ये इंश्योर करता है कि जो करंट स्टेटस है डेटाबेस का किसी ट्रांजैक्शन के परफॉर्म होने के बाद में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपने अगर किसी फ्लाइट में टिकट बुक करा दिया तो आपने उसको पेमेंट कर दिया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने आपके लिए टिकट जनरेट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर फेलियर की वजह से या किसी और फेलियर की वजह से या कोई भी बड़ी आपदा आ जाए उसकी वजह से वो टिकट जो है डेटाबेस के अंदर जो अपडेशन हुआ है आपको टिकट अलॉटमेंट का, वो परमानेंट होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो चेंजेज हुए हैं वो परमानेंट रहे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इस ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ट्रांजैक्शन जो है वो जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है उनमें से एक मैकेनिज्म है लॉग फाइल का इस्तेमाल करता है। जब भी आप ट्रांजैक्शन के अंदर जो जो अपडेट होती है वो लॉग फाइल के अंदर स्टोर होती जाती है। लॉग फाइल जो है चेक पॉइंट्स बनाता है और उन चेक पॉइंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है वो दर्ज होती जाती है। और जब कभी फेलियर होता है तो रिकवरी के टाइम पे ये लॉग फाइल जो है, जब डेटा रिकवर किया जाता है तो लॉग फाइल की हेल्प से डेटा की स्टेट जो है वापस प्राप्त की जाती है। और इसके लिए कई सारे रिकवरी प्रोटोकॉल काम करते हैं। रिकवरी प्रोटोकॉल होते हैं, उनकी हेल्प से जो डेटाबेस है उसको रिकवर किया जाता है। और बाकी बैकअप, डेटाबेस के बैकअप रखे जाते हैं। आजकल जो आपने जो डेटाबेस है वो किसी एक जगह पर स्टोर नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डेटाबेस होते हैं वो किसी एक जगह पर, एक लोकेशन पे स्टोर नहीं होते, मल्टीपल जगह पर वो डेटाबेस जो है वो स्टोर होते हैं। जैसे कि किसी एक जगह पर अगर कोई बड़ी आपदा आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, तो उसका जो कॉपी है वो दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर वो मौजूद होती है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है, लॉग फाइल है, रिकवरी प्रोटोकॉल है, और बैकअप के लिए जो अलग अलग लोकेशन पर जो बैकअप सर्वर रखे होते हैं उससे डेटाबेस की रिकवरी के इंश्योर की जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंश्योर की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि एसेट प्रॉपर्टी को जो ट्रांजैक्शन के दौरान जब डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो कैसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एसेट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए डेटा की जो इंटीग्रिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, उसको बचा कर रखता है। तो आई होप आपको ये एसेट प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आई होगी और काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है।
तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।